बात जब दिल्ली के शिक्षा मॉडल की होती है तो फिर चर्चाएं शुरू भी हो जाती हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अब हरियाणा और दिल्ली मिलकर भी काम कर सकता है। देश आगे तभी बढ़ेगा जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीखेगा भी, और ये सब कुछ आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे संभव ही हो पाए। और मैं गुजारिश करूंगा मैम कि अब वक्त ना गवाते हुए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आप इस मंच पर आए और इस मंच पर शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली ने क्या काम किया और दिल्ली क्या दूसरे राज्यों को सिखा भी सकता है या सीख भी सकता है, इस पर भी हम जरूर बातचीत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आतिशी जी का, जिन्होंने समय दिया और यहां पर वो मौजूद है। देखिए, जोश दिखता है और दिखते ही बनता है। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगा विजेंद्र कपूर जी से, जो कि सीईओ है कॉलेज 18 के, वो भी इस मंच पर आए, वो भी इस मंच पर आकर इस चर्चा में शामिल हो। साथ ही मनीषा जी से भी मैं गुजारिश करूंगा, जो कि एमडीए जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की, वो भी इस मंच पर आए और इस चर्चा में शामिल हो, क्योंकि ये मंच वो मंच है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहा है। और साथ ही खबरें तक की डिप्टी एडिटर मुमताज जी भी हमारे बीच मौजूद है, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाली है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस पैनल का। बहुत खास ये पैनल है और ये चर्चा जो चल रही है ये चलती रहेगी और हम सवालों के जवाब यूं ही लेते रहेंगे, जिम्मेदारों से भी और पॉलिसी मेकिंग की भी बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे जिम्मेदारी है खबरें भी तक की तरफ से कि मैं दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी के साथ रूबरू हूं, उनके साथ चर्चा करूं। और इस साथ चर्चा में दो और खास मेहमान भी हैं। जनाब विजेंद्र कपूर साहब सीईओ हैं कॉलेज 18 के, बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी। और मनीषा कौशिक साहिबा जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी जी, ये तो पूछने वाली कोई बात नहीं कि क्यों आपको ये लगता है या नेपाल जी को ये लगता है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में लागू हो जाना चाहिए। फॉरेन डेलीगेट्स अक्सर आकर आपके स्कूल्स का विजिट करके जाते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा खास क्या बात लगती है? देखिए मुमताज जी, आई थिंक सबसे जरूरी चीज और सबसे खास चीज जो मुझे दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में लगती है कि दिल्ली में अगर कोई भी बच्चा है, चाहे वो अमीर परिवार से आता है चाहे वो गरीब परिवार से आता है, चाहे उसकी फैमिली के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस देने के लिए है या नहीं है, आज दिल्ली में किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है। ये मैं मानती हूं कि सबसे बड़ी बात है। अगर आप देखिए कि जो दुनिया में देश आज डेवलप्ड कहलाते हैं, सबसे आगे कहलाते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने हर बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो अगर हमें भी अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है दिल्ली की यही खास बात है कि दिल्ली ने एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाया। दिल्ली एक इकलौता ऐसा स्टेट है जो पिछले 8 साल से 25% अपने बजट का एजुकेशन पे लगाता है। कोई और ऐसा स्टेट नहीं है जो 14% से भी ज्यादा बजट एजुकेशन पे लगाता। तो जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब बच्चों का टैलेंट बाहर आएगा, तो दिल्ली तो आगे बढ़ेगा ही, देश आगे बढ़ेगा। मैं ये मानती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। यकीन है आपको इस बात का। विजेंद्र जी, क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, आपकी रूट से वहां तक, आपको लगता है वाकई दिल्ली ने जो मॉडल अपनाया है वो कारगर साबित हो रहा है, उसको बाकी जगह पर भी हो जाना चाहिए? देखिए, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जब एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, और दूसरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, और तीसरा अगर इसमें मैं ऐड करूं तो वो स्किल डेवलपमेंट को इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं। बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, बीइंग हियर फॉर लास्ट 20-30 years, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में देखने को मिला है वो एंटायरली एक अनोखी चीज हुई है। जहाँ पहले पानी सूखा करता था गवर्नमेंट स्कूल का, आज बिल्डिंग्स आप देखिए तो दे आर लाइक बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स। ये खैर जग जाहिर बात है। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी मेहनत करी है।
पर जहां बात आती है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, वहां पर जैसे पुराने डिस्कशन में भी अभी चल रहा था कि दिल्ली से काफी सारे बच्चे फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव आज पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जब बात आती है तो आईपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है वो थोड़ा सा लैक करती है एज कंपेयर टू द वर्क दे हैव डन फॉर सीनियर सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। वीजा-वी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मनीषा जी, आपको लगता है कि वाकई तब्दीलियों की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है? हालांकि अब बहुत चेंजेस आए हैं जगह जगह, लेकिन दिल्ली का एक एग्जाम्पल सेट हो गया, आप मानती हैं इसे? जी मुमताज, देखिए जिस प्रकार दिल्ली में गवर्नमेंट ने स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो चेंजेस लेकर आए हैं, जो नई पॉलिसी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है, वही मैं देखती हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई की है और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उनमें चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि आप सोशल मीडिया पर या वैसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण है सबके सामने। वैसे ही कुछ पॉलिसी अडॉप्ट अगर गवर्नमेंट हर राज्य में ऑफ कोर्स करे, और जहाँ तक हमारा प्राइवेट स्कूल्स का मानना है, स्पेशली जो बजट स्कूल्स हैं, एस्टेब्लिश स्कूल्स को हटकर अगर हम बजट स्कूल्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह की पॉलिसी और गवर्नमेंट के थ्रू कुछ हेल्प भी मिल पाए, जिसमें हम ट्रेनिंग इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर टीचर्स को गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को भी इन्वाइट किया जाए, स्पेशली इन समर वेकेशन, इन विंटर वेकेशंस। तो आई थिंक दैट कैन बी हेल्पफुल, बिकॉज एक बहुत बड़ा समाज का तबका उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहा है। आतिशी, क्योंकि तब्दीलियां की गई दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में, उसमें एक हलचल तो मची। अब किसी ने उसको पॉजिटिव लिया, किसी ने उसको नेगेटिव भी लिया, आप समझ ही रही हैं। पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको कवरेज भी दिया, बहुत से फॉरेन डेलीगेशंस विजिट के लिए भी आए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा। लेकिन आपके सियासी विरोधी नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी आपके इस एजुकेशन मॉडल को नहीं मानती। वो इसके अलावा भी कई और चीज़ों पर ऐतराज़ दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि आप टीचर्स को विदेश यात्रा पर क्यों लेकर जाते हैं समझने के लिए चीज़ों को। वो कहते हैं कि इतने सारे पद खाली पड़े हैं, भर्ती क्यों नहीं करती आम आदमी पार्टी शिक्षकों के पदों पर, इतने सारे टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई है। ये सब ऐतराज़ भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये हम बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा की बात करनी शुरू करी, वरना आप उदाहरण के तौर पे देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार थी, परंतु हमारे प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं, हमारे गृह मंत्री उस राज्य से आते हैं। 27 साल की सरकार होने के बाद जब आम आदमी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ने गई, तब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी एक स्कूल के अंदर गए, हमारे देश के गृह मंत्री भी एक स्कूल के अंदर गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात के एक स्कूल के अंदर गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 साल के बाद भी प्रधानमंत्री लायक एक स्कूल नहीं था पूरे गुजरात में। उन्हें पोर्टा कैबिन में एक स्कूल बनाना पड़ा, जो बाद में जब प्रधानमंत्री जी की फोटो हो गई तो पोर्टा कैबिन भी हट गया, बच्चे भी हट गए, स्कूल भी हट गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए ही, आम आदमी पार्टी के स्कूलों में समस्याएं बताने के लिए ही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों की राजनीति में जिसने कभी स्कूली शिक्षा की बात नहीं करी, सरकारी स्कूलों पर काम नहीं किया, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप पूरे देश में जब हम देखने जाएंगे तो सरकारी स्कूल का टेंट में चलना सबको पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल में खिड़कियां टूटी हुई होती हैं, लाइटें टूटी हुई होती हैं, बिजली नहीं आती, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं होता। ये पूरे देश की सच्चाई है। तो कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात कर रही है, चाहे हमें बुरा भला कहने के लिए ही, हम उस बात का स्वागत करते हैं। विजेंद्र जी, मेरे पास अलग दलीलें हैं उसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने ऐतराज दर्ज कराने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आप बताइए, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते, कि अगर कहीं कोई अच्छी चीज की जा रही है और अगर 10 लोग उसकी पहले से तारीफ करने वाले हैं, तो क्या उसका खुले दिल से इस्तकबाल किया जाना चाहिए? देखिए, करीब 2 लाख बच्चा जो है वो पिछले कई सालों में प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में गया है।
तो एक ये टेस्टिमोनी बन जाती है कि पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं, रेजिडेंट्स खुश हैं। उसके बाद बीजेपी क्या बोल रही है वो एक उनका पॉलिटिकल एजेंडा है जी। रेजिडेंट्स क्या बोल रहे हैं दिल्ली के वो सामने नजर आता है और इलेक्शन में भी ये दिखता है। तो दिल्ली में मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो खुद 25-30 साल से यहाँ हूँ, मेरी मदर भी गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचर थी। देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। दिल्ली हाइट्स इस बात को जानते हैं भाई, जमीनी हालात इज लाइक यू नो, बाकी आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नीदर आई वांट टू कमेंट ऑन इट, बट क्रिटिसाइज उन चीजों को करो जिसके पीछे आपका बेस होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डेटा पॉइंट बताती हूँ। मुझे याद है जब हम 2015 में हमारी सरकार सबसे पहले बनी थी, फरवरी के महीने में सरकार बनी थी, मार्च अप्रैल का महीना स्कूल एडमिशन्स का होता है। हमें दिन रात सिफारिशें आती थी कि इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो, उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो, इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो। 8 साल में सब कुछ इतना बदल गया है कि अब हमें सिफारिश आती है इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, उस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। आज सुबह ही मेरी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से बहस हो रही थी। उन्हें अपने किसी जानकार व्यक्ति का एक स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हमारा है, उसमें एडमिशन किसी का करवाना था। तो मैंने कहा कि नहीं, एडमिशन टेस्ट से होता है। तो कहते हैं जी सरकार होने का क्या फायदा है अगर हम सिफारिश से सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते। तो अब लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी सिफारिश क्यों नहीं चल रही है सरकारी स्कूल में। तो मुझे लगता है कि मैं इनकी बात से सहमत हूं कि देखिए फाइनली इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट ए सेज या बी सेज, पब्लिक क्या कह रही है। जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4800 सीट्स के एडमिशन के लिए फॉर्म निकलता है, तो 92,000 बच्चे वो फॉर्म भरते हैं। 4800 सीट्स के लिए 92,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। मुझे लगता है ये तो ऑलमोस्ट IITs का रेशियो है कि इतना मतलब 8-10 गुना फॉर्म भरे जाना। आज तक मुझे नहीं लगता है कि देश भर में कहीं सरकारी स्कूलों में ऐसा हुआ है। ठीक है। मनीषा जी, आप इतने वक्त से MD होने की हैसियत से GAV इंटरनेशनल स्कूल्स के एक भरपूर चेन को संभाल रही हैं, आप लोगों के बेशुमार स्कूल्स हैं। अपने इस तजुर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में क्या आपको ये समझ में आया कि जब कुछ तब्दीलियां करनी हो, जब कुछ चेंजेस करने हो, खास तौर से सरकारी स्कूलों में, तो उसके लिए किस हद तक एफर्ट्स लगते हैं और उसमें इच्छा शक्ति कितना काम करती है? जी देखिए, मैं हरियाणा की बात करूंगी, क्योंकि हमारा जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स है GAV इंटरनेशनल स्कूल्स की चेन हरियाणा में है अभी। और आप बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स सरकारी स्कूलों में हमारे पास बेस्ट स्टफ अवेलेबल होता है टीचर्स के मामले में, क्योंकि एक भरपूर इंटरव्यू और सभी अच्छे प्रकार से स्क्रीनिंग के बाद टीचर्स आते हैं। उसके बाद जो मैं महसूस करती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। जैसा मैम ने अभी बोला, आतिशी मैम ने, कि स्कूलों में खिड़कियां टूटी हुई हैं या छतें टपक रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। वहाँ पर मैं महसूस करती हूँ कि शिक्षा का बजट अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छे चेंजेस हम महसूस कर सकते हैं, ला सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा क्योंकि एकदम से हम बहुत सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी प्राइवेट बच्चे जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में अभी पढ़ रहे हैं, वहाँ इंडक्ट नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि जैसे GAV इंटरनेशनल स्कूल जो कि ऑलरेडी 400-450 के करीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दे रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे स्कूलों को भी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल बजट अलॉट करके उनको भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। आतिशी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी है आपके मुताबिक? देखिए, भारत एक चीज में बहुत बढ़िया है, पॉलिसी बनाने में और नियम कानून बनाने में और लॉज बनाने में। समस्या क्या है कि वो लॉज एक्चुअली जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं है, ये बड़ा चैलेंज है। अगर आप इस देश में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो मेरे ख्याल से 2008 या 2009 में आया है, अगर कोई भारत की शिक्षा व्यवस्था और खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था से रूबरू नहीं है, उसकी असलियत नहीं जानता, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ेगा और देखेगा कि इससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप स्कूलों में जाइए, अगर आप आज डेटा उठा के देखिए, मैं किसी पार्टी की, किसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ,
डेटा ये कहता है कि 5वीं में पढ़ने वाले 50% बच्चों को पढ़ना और लिखना भी नहीं आता। बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो हिंदी बेसिक गणित भी नहीं सीख रहे। डेटा ये बताता है कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो 50% चांसेस से ज्यादा है, एक्चुअली 55% चांसेस हैं कि वो 12वीं से पहले ड्रॉप आउट कर देगा। ये डेटा बताता है कि कोई भी राज्य देश भर में 13-14% से ज्यादा अपना बजट एजुकेशन पे खर्च ही नहीं कर रहा। डेटा आपको ये बता रहा है कि स्कूलों में कमरों की कमी है, टीचर्स की कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये आज के दिन में हमारे देश की सच्चाई है। अगर हम पॉलिसीज कागज पर लिखते रहेंगे, हम जितनी पॉलिसी बना लें, हम जितने कानून बना लें, आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, हो सकता 5 साल के बाद हम न्यूएस्ट एजुकेशन पॉलिसी ले आए, लेकिन जब तक सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक सरकारें एजुकेशन पर नहीं फोकस करके ग्राउंड लेवल पर चेंज नहीं लेकर आएंगी, सिर्फ नई पॉलिसीज बनाने से, नए कानून बनाने से असलियत में जमीनी तौर पर बदलाव नहीं आता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं, आपने कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं और उसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए, तो अगर किसी और ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है तो उसका आपको भी स्वागत करना चाहिए। नहीं, हम हर पॉलिसी का स्वागत करते हैं। मैं कुल मिला के आपको बस ये कह रही हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने से देश में हमारे जो मेजॉरिटी बच्चे हैं जो आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो एक गरीब तबके से आ रहे हैं, 50% से ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जिनके माता पिता कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो सच्चाई ये है कि आज भी हमारा सिस्टम इस लार्ज मास ऑफ बच्चों को केटर नहीं कर रहा है। आज भी हमारे देश की ये सच्चाई है कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है और सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो 50% चांसेस हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट करता है। निकलता है तो कहीं मैकेनिक की नौकरी करता है, किसी दुकान में छोटी सी नौकरी करता है, किसी के घर में काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इन कामों में कोई कमी है, लेकिन हमारे देश के 70-80% बच्चों की ये मजबूरी नहीं हो सकती है। जो बच्चा जो एक 15 साल का लड़का मैकेनिक की नौकरी कर रहा है, अगर उसे हाई क्लास एजुकेशन मिली होती, हो सकता है वो मर्सिडीज बेंज में ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता। हो सकता है जो बच्चा दुकान में काम कर रहा है, उसे सही मौका मिला होता तो किसी कंपनी का सीईओ होता। लेकिन आज ये सच्चाई है कि गरीब का बच्चा गरीब ही बनता है, अमीर के बच्चे को अवसर मिल जाते हैं, वो आगे चल के अमीर बन जाता है। ये आज हमारे देश की दुखद सच्चाई है। ठीक है विजेंद्र जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अच्छा कुछ बुरा आपको नजर आता है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, अगेन ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ जाता है इसमें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही बेंचमार्क साबित हो सकता है, एंड इट इज नॉट अप टू द गवर्नमेंट्स। यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन चल रहा है, मैम थोड़ा स्कूल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट इफ़ यू सी द हायर एजुकेशन साइड, फॉर एग्जाम्पल आपने जी जर्नलिज्म का कोर्स किया, आपने 3 साल का कोर्स करा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, पुराने में अगर आपने 2 साल बाद ड्रॉप आउट कर लिया तो आपके 2 साल पूरे वेस्ट हो गए वहाँ पर। ना आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना आपको कोई डिग्री मिल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप पहला साल ड्रॉप आउट करना चाहें तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप वो सर्टिफिकेट लेके कभी भी लेटरल एंट्री ले सकते हैं। आप 2 साल अपना काम करिए, आगे लेटरल एंट्री ले लीजिए। 2 साल अगर आपने जर्नलिज्म कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है, 3 साल करा तो पूरी डिग्री मिल जाती है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स पे भी नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज पे भी हैं और बोर्ड्स पे भी हैं जो इनको लागू करें, और उनको काफी ऑटोनॉमी आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स ने भी दे रखी है। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ लैंडमार्क डिसीजन जो एनईपी लाए। मैम की बात सही है, इंप्लीमेंट कितना होता है दैट इज अ क्वेश्चन। I would also say कि देखिए, हम क्रिटिसिज्म किसी एक स्पेसिफिक पॉलिसी का नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आप जितनी भी अच्छी पॉलिसीज ले आइएगा, जब तक वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं तो वो कागज के पन्ने हमारे दफ्तरों में, हमारे सरकारी ऑफिसेज में, फाइलों में भरती रहती हैं, लेकिन इस देश के बच्चों की, इस देश की युवाओं की जिंदगी में बदलाव नहीं आता। मनीषा जी, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, लेकिन क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, क्योंकि सालों से आपका तजुर्बा हो गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी में कोई खामी, कोई खूबी आपको नजर आ रही है? जी, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत करती हूँ। जैसा मैम कह रही हैं कि पॉलिसीज ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज गुड,
जब बनाई जाती हैं तो बहुत सारे रिसर्च के थ्रू और शोध के थ्रू और बहुत सारे देशों के एजुकेशन सिस्टम को देखकर ऑफ कोर्स बनाई जाती हैं, हमारे पुराने एक्सपीरियंस को देखकर बनाई जाती हैं, उसमें क्या खामियां रही और उसके बाद हमें और क्या बेहतर काम करना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एज सच सबसे ज़्यादा स्वागत मैं करती हूँ जो 5+3+3+4 वाला सिस्टम है, जिसमें अब जो एज ग्रुप है बच्चों का, जो पहले 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिल रही थी, राइट टू एजुकेशन, और अब वो 3 से 18 साल के बच्चों को कवर कर रहा है। तो जिसमें जो तबका, जो बच्चों का एज ग्रुप इग्नोर हो रहा था 3 से 8 साल का, ऑफ कोर्स आंगनवाड़ी और ये सब चीज़ें थी, बट स्टिल वो जो एजुकेशन पैटर्न ज़रूरत थी, नीड ऑफ द आवर थी, वो अब शुरू हो गया। मैं स्वागत करती हूँ इस पॉलिसी का। उसके बाद जो अब पहले 14 साल का बच्चा जो 10th क्लास तक उसकी एजुकेशन फ्री थी, अब ऑफ कोर्स 18 ईयर्स तक वो कवर हो रहा है। तो मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैं समर्थन करती हूँ। ठीक है। अच्छी, एक बड़ा अहम सवाल है मेरा आपसे। अभी हाल ही में आईपी यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के टाइम पे एक कला ऐसी देखी गई थी, एक टेंशन, एक कशीदगी देखी गई थी। क्या ये जरूरी है कि जो एकेडमिक प्लेसेस हैं, जो एजुकेशन की जगह है, जो तालीम की जगह है, वहां पर भी सियासी बातें हो जाएं? कलह किस बात का था? नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस बात का खुद बहुत विरोध करती हूँ। लेकिन समस्या क्या है, और ये सिर्फ दिल्ली में देखिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का जो तकरार है, ये तो पुरानी बात है। लेकिन अगर आप देखिए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां जहां पर भी नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर अब आप देखिए कि गवर्नर सब यूनिवर्सिटीज में चांसलर होते हैं। ये एक देश में प्रीसिडेंट चला रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी का चांसलर एक तरह से देश के राष्ट्रपति की तरह होता है कि आपकी एक यूनिवर्सिटी सरकार चलाती है, वाइस चांसलर चलाते हैं, लेकिन आपको एक इज्जत देने के लिए गवर्नर को चांसलर बनाया जाता है। लेकिन अगर आप हर ऑपोजिशन स्टेट में देखिए, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली में तो खासकर ही, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनिवर्सिटीज में दखल अंदाजी कर रहे हैं, सरकारों की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के लिए ट्रेंड अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पर्पस है युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना। अगर आप किसी शिक्षण संस्थान के अंदर घुसकर सामने वालों पे कीचड़ फेंकोगे, आप वहां पे नारेबाजी करेंगे, आप उसे एक राजनीति का अड्डा बनाएंगे, देखिए कीचड़ कोई भी उछाले, मुंह तो सबका काला होता है। हमारे देश के युवा क्या देख रहे हैं? हमारे देश के युवा ये देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की राजनीति को शिक्षण संस्थाओं से बिल्कुल 100% बाहर रखना चाहिए। और इस प्रकार की राजनीति किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में हो रही है, तो ये बहुत दुख की बात है। हमें राजनीति दूसरी चीजों पे करनी चाहिए। हमें राजनीति इस बात पे करनी चाहिए। दो चीजें हैं आतिशी जी इसमें, आपने जो दोनों बातें कही, एक तो ये कि कब गवर्नर्स का दखल नहीं रहा, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कब नहीं रहा, ये सवाल पूछा जाता है। जितना ज्यादा दखल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर्स एंड चांसलर्स ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, आप केरला में देखिए, उनके चीफ मिनिस्टर से बात करिए, वो परेशान है अपने गवर्नर से। तमिलनाडु के उनकी दलील ये है मैम कि हर बार हर दौर में गवर्नर्स का दखल रहा है, अब नया क्या है? एक सेकेंड, गवर्नर्स एज गवर्नर्स एक चीज है, गवर्नर्स एज चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जो अब राजनीति यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर एक जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है, गवर्नर साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आते हैं, जो मोदी 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 के नारे लगाते हैं, इससे किसका क्या फायदा हो रहा है? आप वहां पे बात करिए
कि किसने शिक्षा पे क्या काम किया, कौन सा स्टेट बेस्ट एजुकेशन देता है, कहाँ पे स्कूल वो अच्छे भी हैं, वो कहाँ भी पे यही कह रहे हैं आतिश जी कि आईपी यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के टाइम पे आपका भी क्रेडिट लेने का ही मामला था सारा। देखिए, हरीश एक खुराना सेकंड, कहते हैं कि एक 300 सेकंड, करोड़ की मुमताज लागत जी, में आम आदमी मुमताज पार्टी ने जी, सिर्फ 41 करोड़ मुमताज रुपए जी, मेरा खर्च एक किया। छोटा सा सवाल है, वो यूनिवर्सिटी क्या केंद्र सरकार की है या दिल्ली सरकार की है? बताइए किसकी है, बताइए। आईपी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली सरकार दिल्ली की? सरकार की। दिल्ली सरकार में किस पार्टी की सरकार है? आपकी। तो बजट उस यूनिवर्सिटी को कौन देता लेकिन है? वो- सुनिए ना, बताइए ना। मेरे पास ये केंद्र डाटा भी है। सरकार वो कह रहे हैं कि हमने 41 करोड़ दिए। जी जी। वो उन्होंने एक चवन्नी भी नहीं दी। तो बाकी कहाँ से उनका लगा? क्या, वो भी पैसा यूनिवर्सिटी के कॉर्पस से आया। जो यूनिवर्सिटी का कॉर्पस दिल्ली सरकार ने ही दिल्ली उस यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिश करते समय बनाया, बच्चों की फीस से आया। केंद्र सरकार की उसमें एक चवन्नी की भागीदारी नहीं थी, सिर्फ इतनी भागीदारी थी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में आके धक्कम धक्का करी, नारेबाजी करी, खराब माहौल बनाया। तो उन्होंने कम से कम, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज कर दी, उन्होंने पूरे देश को और दुनिया को दिखा दिया कि देखिए हम अच्छी यूनिवर्सिटी तो नहीं बना सकते, लेकिन अच्छी बनी बनाई यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में हम गंद जरूर मचा सकते हैं, कीचड़ जरूर उछाल सकते हैं। तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ यूनिवर्सिटी बनानी आती है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी आती है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कीचड़ उछालना आता है। ये पूरी दुनिया के सामने जग मुमताज, जाहिर हो गया। जब सेंटर की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, तो एक बार मैं चाहूंगा, माफ कीजिएगा बीच में इस चर्चा को रोक रहा हूं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह साहब हमारे बीच मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि यहां पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री जब केंद्र की बात करी थी तो केंद्र से याद आया, क्योंकि हमारे बीच एक खास मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट यहां पर मौजूद है। मुमताज, अब आगे इस चर्चा को बढ़ा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया कमल, आपका स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। विजेंद्र जी, फिर अब ऐसा क्या है जो सरकार से उम्मीद है आप लोगों को कि क्योंकि आप संभालते हैं शैक्षणिक संस्थाओं को, तो कुछ और होना चाहिए? मैम देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था, दिल्ली हैज़ डन अ ट्रेमेंडस गुड जॉब इन प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन भी इन्होंने पोस्ट 12th पोस्ट इंटर स्टार्ट कर दिया है। बट अभी भी आईपी की काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं मैम, और जैसे अभी साहब बता रहे थे, मानव रचना बच्चा जाता है, बच्चा नोएडा जाता है, बच्चा जेबी नॉलेज पार्क जाता है, एंड स्टूडेंट हैज़ टू ट्रेवल अक्रॉस बॉर्डर्स। आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की आपको ज़रूरत है इस टाइम पर। बेसिक एजुकेशन पे आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज़बरदस्त काम किया है। थोड़ा सा अगर ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी अच्छा हो जाए तो आई थिंक दिल्ली की एजुकेशन में एक अलग ही शीन होगी, अलग ही नाम होगा। ठीक है। मनीषा मैम, आपसे भी मेरा ये आखिरी सवाल है। इस सवाल से कौन से ऐसे चेंजेस हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अभी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, सरकार को इस बारे में सोच लेना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो टीचर्स के लिए एजुकेशन है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, वो मुझे लगता है कि सबसे प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे लिस्ट पे होना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद जो भी बच्चों की एजुकेशन है, प्लस जो भी इंटरनेशनल लेवल पर, जैसा पहले भी मैंने बोला कि एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे कि दिल्ली एजुकेशन मॉडल को भी अगर हम कॉपी करें पूरे देश में, तो उस तरह की चीज़ें फिलहाल गवर्नमेंट के लेवल पर रिक्वायर्ड है। ठीक है आज जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है ये। और जैसे कि हर बार सियासी विरोधियों के बीच कश्मकश होती है हर बात को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हर बात गवर्नर पर या किसी पर भी डाल देने से कुछ नहीं होता, उनके अपने बहुत सारे इल्जामात हैं आप पर, और मेरे पास पूरा उसका डाटा भी है। आखिरी सवाल इसी को लेकर है। वो ये कहते हैं कि आप टीचर्स की सैलरी नहीं देते, वो ये कहते हैं कि जितने कमरे बनवाने होते हैं उससे ज्यादा बन जाते हैं बगैर टेंडर पास किए हुए। सीवीसी की रिपोर्ट का वो हवाला देते हैं इसको लेकर। वो कहते हैं कि ऐसा क्या है कि हम तारीफ कर दें। देखिए, मैंने तो सुना था कि लोग इस बात पे शिकायत करते हैं कि स्कूलों में कमरे कम हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि कोई शिकायत कर रहा है कि स्कूलों में कमरे ज्यादा बन गए। जी, मैं तो ऐसी शिकायत का स्वागत करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि देश भर में ऐसी शिकायत हो। लेकिन वो कहते हैं कि टेंडर नहीं पास हुआ उसके लिए। इतने कमरे बन गए कि बच्चों को 100 बच्चे जो ठूस के कमरे के अंदर बैठते थे, जमीन पे चटाइयों पे बैठते थे। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का
को भी सुझाव दूंगी कि आप भी अपने राज्यों में इतने अच्छे स्कूल बनाइए, इतने ज्यादा कमरे बनाइए कि कमरे ज्यादा हो जाएं, बच्चे आते जाएं फिर भी कमरे ज्यादा हो जाएं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं तो एक छोटा सा सवाल उठाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के स्कूलों पे बहुत सवाल उठाती है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देती हूं कि हम दिल्ली सरकार के आप 10 स्कूल कोई भी चुन, आप चुनिए, हम नहीं चुनेंगे। और आप अपने किसी भी राज्य के 10 स्कूल आप मुझे दिखा दो जो दिल्ली के सरकारी स्कूल के किसी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। आप अपने बेस्ट स्कूल चुनो, आप हमारे सबसे खराब स्कूल चुनिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी स्कूलों से बेहतर निकल कर आएंगे, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे बच्चों का एजुकेशन लेवल हो। तो देखिए, कीचड़ उछालना दुनिया का सबसे आसान काम है, काम करके दिखाना, डिलीवर करके दिखाना। इस साल हमारे सरकारी स्कूलों में से, इन स्कूलों में जहां पे गरीब से गरीब तबके के बच्चे आते हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाया है। सरकारी स्कूलों से जहां IIT JEE का एग्जाम क्लियर करने के लिए हम लोगों के परिवारों के बच्चे लाखों लाखों रुपए कोचिंग में खर्च कर देते हैं, इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 700 से ज्यादा बच्चों ने JEE का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाया है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ये डेटा बोल रहा है। CBSE के एग्जाम का डेटा, JEE का डेटा, नीट का डेटा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहूंगी, आप भी अपने राज्यों का डेटा सामने रखिए ना। आखिरी सवाल मेरा आपसे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कांग्रेस के सिलेबस में तब्दीलियां नहीं है, इतिहास को बदलने की कोशिश है, क्या आम आदमी पार्टी इत्तेफाक? देखिए, किसी भी पॉलिसी में कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ बुराइयां होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई चीजें बहुत अच्छी भी हैं, जैसे जो अभी जो बात हो रही थी कि हायर एजुकेशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्कूल एजुकेशन में सिर्फ ग्रेड वाइज लर्निंग के बजाय 2-2, 3-3 साल के ब्लॉक्स की बात करता है कि बच्चे को एक बैंड मिल जाता है अपने लर्निंग आउटकम्स अचीव करने का। कुछ पॉलिसीज तो डेफिनेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छी हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में आती है इतिहास की किताबों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनका अपना एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि बच्चे वो इतिहास की किताबें पढ़ ही नहीं पाते। तो मैं तो उनसे आग्रह कहूंगी कि पहले बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, फिर एजुकेशन पे इस प्रकार की राजनीति करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। आपसे विदा लेते हैं, और बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि इस पूरे मामले को लेकर मीडिया की नजर हमेशा से बनी हुई होती है कि एजुकेशन मॉडल को लेकर, एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर कौन कब क्या कर रहा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि अपनी अपनी दलीलें चाहे जो भी हैं, सियासी विरोधी कोई किसी का भी है, लेकिन हर किसी के अच्छे काम रिकॉग्नाइज होने चाहिए। आपसे विदा लेते हैं इन अल्फाज के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सार्थक चर्चा ये रही है और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर बात हुई है, शिक्षा नीति पर बात हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आतिश जी, गुजारिश है मंच पर बने रहिए क्योंकि एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया जाएगा, और मैं गुजारिश करूंगा MMDU के वाइस चांसलर डॉक्टर हरीश शर्मा को वो मंच पर आए और इस खास मंच पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी को सम्मानित करें। एक बार फिर से जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि ये काफी खास पल है और इस खास पल को अब कैमरे में भी कैद किया जा रहा है और खास मंच से भी कई बातें जो कही गई है वो भी काफी हमारे लिए बेहतरीन रही है, क्योंकि इसका मकसद यही था कि हम हर शिक्षा के मॉडल पर बात करें। और क्योंकि अब जो समय था वो समय था केंद्रीय राज्य मंत्री से बातचीत करने का भी, तो ये खास पल भी अब कैमरे में कैद होता हुआ। देखिए, एक दिल्ली का शिक्षा मॉडल और केंद्र में NDA की सरकार, BJP की सरकार, और जब केंद्र और राज्य की बात होती है तो आपस में तालमेल बनाकर ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक इतर है लेकिन फिर भी एजुकेशन के मामले में सब एक जैसे। 2 मिनट का हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जल्द लौटेंगे और हमारे खास मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट इस मंच पर होंगे और सवालों के जवाब देंगे एजुकेशन को लेकर। छोटा सा ब्रेक।